तो अब बस वार्तालाप बंद। तो अब ध्यान दे, कल बेटा अपन ने एक तो आई के बारे में कंप्लीट किया था और दूसरा अपन ने ईयर स्टार्ट कर लिया था, जहां तक मुझे याद आता है। तो ईयर के बारे में हमने कहा कि ईयर हमारे अंदर एक स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन है। स्टेटो अकाउस्टिक ऑर्गन का मतलब है कि ईयर के फंक्शन कितने? दो। पहला काम है बॉडी बैलेंस और दूसरा काम है हियरिंग। ईयर को एनाटॉमिकली हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तीन, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। यहां पे एक्सटर्नल ईयर में हमने कहा था कि तीन चीजें होंगी। सबसे पहला पार्ट ईयर पिन्ना। तो एक्सटर्नल ईयर में जो फर्स्ट पार्ट था इसका नाम क्या था? ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना बताओ किसका बना था? कार्टिलेज। बना किसका होता है? कार्टिलेज का। और कार्टिलेज में से कौन सी है यहाँ पे? इलास्टिक कार्टिलेज। फिर आपने कहा ईयर पिन्ना पे फाइन हेयर्स और बैक सेक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है। ईयर पिन्ना फंक्शनल है, वेस्टिजियल? फंक्शनल ऑर्गन है। इसका काम है कि एक ट्रम्पेट की तरह काम करता है और कलेक्शन ऑफ साउंड वेव करेगा। ईयर पिन्ना के बाद फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, इसके बारे में आपने कहा कि ये जो कैनाल है, इस कैनाल पर भी फाइन हेयर्स पाई जाएंगी, वैक्स सेक्रेटिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स को अपन बोलते हैं सेरुमिनस ग्लैंड। और इस कैनाल के लास्ट में आपको दिखाई दिया कि यहाँ एक ओवल स्ट्रक्चर है, जिसको अपन ने नाम क्या दिया? टिम्पैनम। ये जो टिम्पैनम है, इसका दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम। टिम्पैनम बना किसका है? कनेक्टिव टिश्यू। टिम्पैनम बाहर की तरफ कवर्ड किससे है? स्किन। जबकि अंदर की तरफ क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनम बना किससे? कनेक्टिव टिश्यू। बाहर कवर्ड है स्किन, जबकि अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इसके बाद देखिए, अगला पार्ट आता है बेटा मिडिल ईयर। बोलो, जो एक्सटर्नल ईयर है, इसके अंदर फ्लूइड भरा था या एयर? और जो मिडिल ईयर है, ये भी एयर फिल्ड कैविटी होती है। तो मिडिल ईयर के बारे में आपने पहली बात कही कि जो मिडिल ईयर है, ये मिडिल ईयर एक एयर फिल्ड कैविटी है। तो इसके अंदर भी क्या भरा है? एयर। मिडिल ईयर से फेरिंग्स के बीच में आपको एक ट्यूब दिखाई देती है, और ये जो डक्ट है इसका नाम क्या होता है? यूस्टेकियन ट्यूब। तो कौन सी ट्यूब पाई जाती है बेटा? यूस्टेकियन ट्यूब है। तो मिडिल ईयर और फेरिंग्स के बीच में पाई जाती है यूस्टेकियन ट्यूब। तो बोलो, हमारे अंदर मिडिल ईयर का नंबर कितना है? दो। तो यूस्टेकियन ट्यूब का नंबर भी कितना हुआ? दो। ये जो यूस्टेकियन ट्यूब है, इसका काम होता है कि इक्वलाइज करेगी एयर प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ टिम्पैनम। तो हमने कहा कि एयर प्रेशर को इक्वलाइज किया किसके दोनों तरफ? टिम्पैनम के। तो ऑन आइदर साइड ऑफ टिम्पैनम। तो टिम्पैनम के दोनों तरफ एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना किसका काम है बेटा? यूस्टेकियन ट्यूब का। कैसे काम करता है समझेंगे जरा। देखें, पहले अपन मान लेते हैं कि अभी हम सी लेवल पर हैं। जब सी लेवल पे हैं, तो उस टाइम पर क्या है कि यहां का जो एयर प्रेशर है, वो यहां के एयर प्रेशर के बराबर है। ठीक। यूस्टेकियन ट्यूब नॉर्मली हमारे अंदर क्लोज्ड होती है। जैसे अभी अगर हम अपने अंदर बात करें, तो यूस्टेकियन ट्यूब क्लोज्ड है। बंद इसलिए रखी जाती है क्योंकि यहाँ फेरिंग्स में देखो एयर भी आती है, यहाँ पे फूड भी आएगा, इसके अंदर पैथोजन भी होंगे। अगर कोई पैथोजन यहां से अंदर गया, तो अंदर जाके वो मिडिल ईयर में इंफेक्शन कॉज करा देगा। तो नॉर्मली यूस्टेकियन ट्यूब को क्या रखते हैं? बंद रखते हैं। अब क्या हुआ कि पहले आपने कहा कि सी लेवल पे यहां और यहां दोनों जगह पे प्रेशर क्या है बेटा? बराबर। अब क्या हुआ? आप थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे गए। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो हाई एल्टीट्यूड पे बाहर एयर प्रेशर क्या होने वाला है? कम। जब अगर बाहर का एयर प्रेशर कम हुआ, तो इसका मतलब है कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर का एयर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि ये तो अभी सी लेवल वाला है ना, और ये हो गया हाई एल्टीट्यूड वाला। तो जब अगर बेटा यहां प्रेशर ज्यादा है और यहां पे कम, तो रिजल्टेंट टिम्पैनम क्या होगा? बाहर की तरफ पुश होगी।
टिम्पैनम बाहर की तरफ पुश होगी तो इसकी वजह से पहले के अंदर हियरिंग में अंतर आएगा, और हियरिंग में अंतर आने के अलावा दूसरा क्या होगा कि जब अगर ये चीज ज्यादा होने लगेगी तो अब आपके धीमे धीमे कान में पेन होना शुरू होगा। जब ऐसा होता है तो आपको कहा जाता है कि आप या तो यॉर्निंग को सिमुलेट करें, यानी कि जैसे अपन जमाई लेते हैं ना, तो ऐसे यॉर्निंग करें, यानी कि माउथ को वाइड ओपन करना है, तो यूस्टेकियन ट्यूब खुल जाती है। जैसे ही यूस्टेकियन ट्यूब खुली तो यहाँ पे, अब देखो यहाँ जो प्रेशर है वो तो इसके बराबर ही है ना, भाई फेरिंक्स तो हमेशा ओपन है, तो क्या होगा कि अब यहाँ का प्रेशर इसके प्रेशर से ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो यहां से कुछ एयर निकल करके कहां चली गई, फेरिंक्स के पास। तो अब यहाँ का और यहाँ का एयर प्रेशर क्या हो गया, बराबर। उसके बाद अब आप फिर लौट करके वापस से सी लेवल पर आए। जब सी लेवल पे आए तो अब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, अब सी लेवल वाला हो गया, और यहाँ प्रेशर कौन सा है, हाई एल्टीट्यूड वाला है। तो रिजल्ट टाइम अब प्रेशर ज्यादा कहाँ है, बाहर, जबकि अंदर क्या है, कम। तो इसकी वजह से अब टिम्पेनम पुश कहाँ होगा, अंदर की तरफ। जब टिम्पेनम अंदर की तरफ पुश होगा तो वापस से भाई हियरिंग में चेंज आएगा, और चेंज आने के अलावा होगा कि न केवल हियरिंग में चेंज आ रहा है बल्कि कान में दर्द होना भी शुरू हो सकता है। जब अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में फिर आपको कहा गया कि भाई फिर वापस से यॉर्निंग को सिमुलेट करें। जब सिमुलेट किया तो अब क्या हुआ, यहां से जो कुछ एयर थी यहाँ पे कम था, तो क्या होगा, यहां से अब कुछ एयर जो है ये एंटर कहाँ कर जाएगी, अंदर। जब एयर ने एंटर किया तो अब यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो इसके एयर प्रेशर के क्या हो गया बेटा, बराबर। तो टिम्पैनम के दोनों तरफ एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना या इसको बराबर करना किसकी जिम्मेदारी थी, यूस्टेकियन ट्यूब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वाली बात अपने को समझ में आती, इतनी बात सबको क्लियर, हाँ या नहीं, ध्यान दें। अब देखिए, आपने कहा कि मिडिल ईयर में, हमने पिछली चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि हर एक मिडिल ईयर में 3 टाइनी बोन्स पाई जाती है। टाइनी मतलब छोटा की बड़ा, और छोटी बोन्स को हम बोलते हैं ऑसिकल। क्या कहा जाता है, ऑसिकल। तो यहाँ पे 3 टाइनी बोन्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं ईयर ऑसिकल। ये जो ईयर ऑसिकल हैं, इनमें सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है मेलियस। मेलियस के बाद इसके अंदर की तरफ कौन सी रहेगी, इंकस। और इंकस के बाद सबसे अंदर की तरफ कौन सी हो जाती है, स्टेप्स। तो कितनी ईयर ऑसिकल पाई गई, 3। पहले आपने कहा सबसे बाहर की तरफ वाले का नाम क्या है, मेलियस। बोलो इसका शेप कैसा था, हैमर शेप। मेलियस के बाद इंकस का शेप एनवेल, और स्टेप्स का शेप स्टिरअप। तो यहां पे इसका नाम क्या हो गया, स्टेप्स, और इसका शेप कैसा बेटा, स्टिरअप। अपने को पता ना कि स्टेप्स अपनी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। अब यहां पर कॉक्लिया में 2 ओपनिंग पाई जाती हैं। एक ओपनिंग का शेप होता है ओवल और एक का शेप होता है राउंड। जिसका शेप ओवल है उसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस या ओवल विंडो। लास्ट बेंच पे क्या कहेंगे बेटा, ओवल विंडो। वहीं पे जिसका शेप है राउंड उसे नाम दिया जाता है राउंड विंडो। तो कॉक्लिया में कितनी ओपनिंग है, 2। एक है ओवल विंडो और दूसरा राउंड विंडो। दोनों के ऊपर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। यहां हम बात करें जो 2 ओपनिंग हैं, अब इनमें से पहली जो ओपनिंग है यानी कि ओवल विंडो, इस ओवल विंडो के कांटेक्ट में होता है स्टेप्स। वहीं पर जो दूसरी ओपनिंग यहां पर है इसको आपने नाम दिया है राउंड विंडो। तो जो राउंड विंडो है ये कुछ ऐसे करके होगी। तो यहां पे ओपनिंग कितनी हुई, 2। इस वाली ओपनिंग का नाम क्या है, ओवल विंडो। और ये जो ओवल विंडो है इसका नाम होता है बेटा फेनेस्ट्रा ओवेलिस। हालांकि एनसीईआरटी फेनेस्ट्रा ओवेलिस वर्ड यूज नहीं करती है, एनसीईआरटी सिंपली इसे ओवल विंडो लिखती है। और ये वाली जो है इसका नाम होता है राउंड विंडो। तो ये राउंड विंडो है जिसे कहा जाता है फेनेस्ट्रा रोटंडा या फेनेस्ट्रा रोटंडस भी कहते हैं। तो इसको आपने नाम दिया फेनेस्ट्रा रोटंडा। तो यहां पे विंडो कितनी हो गई, 2। एक ओवल विंडो और दूसरा राउंड विंडो। अब यहां जो ओवल और राउंड विंडो है इनमें से स्टेप्स किसके कांटेक्ट में है, तो आपने कहा ओवल विंडो के कांटेक्ट में है।
अब देखिए, ये जो मेलियस है, इंकस है और स्टेप्स है, ये तीनों को मिला करके क्या कहा है? ईयर ऑसिकल। पढ़िए, एनसीईआरटी कहती है कि ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ये इंक्रीज करते हैं इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। तो इंक्रीज क्या कर रहे हैं कि यहां पर ये इंक्रीज करेंगे इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। तो अपन ने कहा कि इन्होंने इंक्रीज किया इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव का ट्रांसमिशन जो होना है, इस ट्रांसमिशन की इफिशियंसी को इंक्रीज करना यानी इसको बढ़ा देना, किसका काम होता है बेटा? तो ये काम किसका है? ईयर ऑसिकल्स का। तो ईयर ऑसिकल आपके अंदर पाई जा रही है। अब यहां जो बात कही गई इसको जरा समझेंगे। देखिए, हमारे ईयर में टोटल मिलाकर के जो साउंड का एम्पलीफिकेशन होता है, ये बेटा 22 टाइम्स होता है। यानी कि आपको एक्चुअली इस स्पीकर से जितनी तेज आवाज आती सुनाई दे रही है, इससे आवाज उससे ठीक 22 गुना कम आ रही है। यानी कि सोचो, स्पीकर से आवाज आ रही है बहुत कम और हमको सुनाई दे रहा है ज्यादा। क्यों ऐसा होता है, अब पहले देखेंगे। पहला फैक्टर, ये जो ईयर ऑसिकल है, ये बेटा सॉलिड है कि नहीं? और साउंड के ट्रेवल करने की स्पीड एयर में ज्यादा कि सॉलिड में? तो आपने कहा कि ईयर ऑसिकल क्या है? सॉलिड। तो इसका मतलब हुआ कि साउंड वेव यहां तक जब एयर में ट्रेवल करेगी, उसके कंपैरिजन में यहां पे साउंड वेव के ट्रेवल करने की स्पीड कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा। दूसरा, आपको पता है कि इनके बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं, मेलियस और इंकस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, इंकस और स्टेप्स के बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट। तो मेलियस और इंकस के बीच में कौन सा होता है? हिंज। इंकस और स्टेप्स के बीच, मेलियस और इंकस के बीच का जॉइंट, मेलियस इंकस के बीच कौन सा जॉइंट? और इंकस और स्टेप्स के बीच, तो मेलियस और इंकस के बीच में हिंज जॉइंट था, जबकि इंकस और स्टेप्स के बीच में क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट। अब ये जो बॉल जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स की वजह से और ईयर ऑसिकल्स के जो है सॉलिड होने की वजह से साउंड वेव का जो एम्पलीफिकेशन होता है, ये होता है बेटा 10 टाइम्स। कितना एम्पलीफिकेशन हुआ? 10 टाइम्स। वहीं पर जो ओवल विंडो है और जो यहां पर टिम्पेनम है, इन दोनों के साइज में अंतर होता है 2.2 टाइम्स। यानी कि टिम्पेनम ओवल विंडो से 2.2 टाइम्स बड़ी है। यानी कि यहां पर अगला जो एम्पलीफिकेशन होगा वो कितना हो जाता है? 2.2 टाइम्स एम्पलीफिकेशन हुआ। अब यहां ओवरऑल जो एम्पलीफिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 22 टाइम्स का एम्पलीफिकेशन आया ना। तो यहां एम्पलीफाई कराने वाले फैक्टर कितने हैं? दो। पहला तो ईयर ऑसिकल, और दूसरा टिम्पेनम के कंपैरिजन में ओवल विंडो का छोटा होना। ये दो फैक्टर है जो साउंड वेव को एम्पलीफाई कराते हैं। कुल मिला के आपको भी याद बस इतना रख लेना है कि ईयर ऑसिकल इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो साउंड वेव का एम्पलीफिकेशन होगा ज्यादा। अब एक बार एनसीईआरटी से मिडिल ईयर वाला पार्ट पढ़ो। अभी बात करेंगे राउंड विंडो क्या करती है। पढ़ा? चलिए, अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान दें, अब आपको बात करनी है बेटा अगले पार्ट के बारे में, जिसको आप बोलते हैं इंटरनल ईयर। तो मिडिल के बाद अगला वाला पार्ट कौन सा आ गया आपका? इंटरनल ईयर आ जाता है। ये जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर का एक और नाम होता है लेबिरिंथ। तो इंटरनल ईयर को अपन और क्या बोलते हैं बेटा? लेबिरिंथ कहा जाता है। और जो लेबिरिंथ वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है भूल भुलैया।
लेब्रिंथ का मतलब क्या है? ठीक। जो भूल भुलैया होती है उसमें कई सारे रास्ते होते हैं ना, इधर उधर कई सारे रास्ते होंगे, रास्ते आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो अपन क्या है कि अगर उसके अंदर जाए तो कभी यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, ऐसे ऐसे करके। तो वैसे ही यहाँ पे लेब्रिंथ वर्ड का मतलब है कि यहाँ पे सीरीज ऑफ चैनल्स पाए जाते हैं, कई सारे चैनल्स मौजूद होते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लेब्रिंथ। और ये जो इंटरनल ईयर यानी कि लेब्रिंथ है, इसके बारे में ध्यान रखना है दैट इट इज फ्लूइड फिल्ड। ये कैसा होता है बेटा? फ्लूइड फिल्ड है। तो जो इंटरनल ईयर यानी कि लेब्रिंथ है, ये होता है फ्लूइड फिल्ड। तो एक्सटर्नल ईयर में क्या भरा था? एयर या फ्लूइड? मिडिल ईयर में, जबकि इंटरनल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में एयर भरी थी, बोलो हाँ कि ना? मिडिल ईयर में एयर और इंटरनल ईयर में फ्लूइड। एक्सटर्नल ईयर में भरा है एयर, मिडिल ईयर में भी एयर, जबकि इंटरनल ईयर में भरा होगा फ्लूइड। अब देखिए इंटरनल ईयर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो यहां जो लेब्रिंथ है इसके दो पार्ट होते हैं। बाहर की तरफ वाले पार्ट को आप बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ, जबकि अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहा जाता है। तो पार्ट इसमें कितने हुए? दो। अब जरा समझेंगे।
चलो अब बात करने का समय समाप्त। अब फिर वापस से आ जाते हैं। देखिए, अभी हमने कहा, अभी बात करते हैं सारी चीजें कहाँ कहाँ है। तो अपन ने कहा कि हमारा जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर बेटा फ्लूइड फील्ड है, और इंटरनल ईयर को अपन ने नाम क्या दिया, लेब्रिंथ। अब ये जो लेब्रिंथ है, इसमें दो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। बाहर की तरफ आपको ग्रीन कलर से मार्क जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बेटा बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ। क्या कहा जाता है, बोनी लेब्रिंथ। देखो, लेब्रिंथ वर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, और बोनी का मतलब हुआ कि किसका बना है, बोन का। तो बोनी लेब्रिंथ किसका बना है, बोन का। अब आप देखो, ईयर कौन सी बोन के पास है, टेम्पोरल बोन। यानी कि बोनी लेब्रिंथ का फॉर्मेशन कौन सी बोन करने वाली है, टेम्पोरल बोन ने किया। तो बाहर की तरफ बोनी लेब्रिंथ होता है, जबकि अंदर की तरफ जो है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अंदर वाले को क्या कहा जाता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो लेब्रिंथ के पार्ट आपके पास कितने हुए, दो। बाहर वाले को बोनी लेब्रिंथ बोलते हैं ना, अंदर वाले को मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ बोलते हैं ना। बाहर वाला जो बोनी लेब्रिंथ है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, और यहां भरे फ्लूइड का नाम है पेरिलिम्फ। यहां पे भरे फ्लूइड का नाम क्या है, पेरिलिम्फ। अंदर जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, वहां पर भरे फ्लूइड का नाम होता है एंडोलिम्फ। यहां पे भरे फ्लूइड का नाम क्या है, एंडोलिम्फ। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि पूरे इंटरनल ईयर में केवल एक ही टाइप का फ्लूइड पाया जाता है, तो बात सही कि गलत। बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ भरा है, यस और नो। एंड जो है एंडोलिम्फ भरा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में ना। तो एंडोलिम्फ कहां भरा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में, जबकि वहीं पर पेरिलिम्फ कहां भरा है, बोनी लेब्रिंथ में। अब जो हमारा पूरा इंटरनल ईयर है, इसके दो काम है, आप जानते हैं, एक काम है बॉडी बैलेंस और दूसरा काम क्या है, हियरिंग। तो अभी मैंने कहा कि यहां से देखिए, ऊपर का जितना पार्ट है, ये ऊपर का पूरा पार्ट, इसको बेटा अपन मिला करके बोलते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस। ये जितना पार्ट है, इसको नाम मिलता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस। तो ये वाले पार्ट को मिला करके आपने क्या कहा, वेस्टिब्यूलर एपरेटस नाम दिया। ये बाहर वाला पार्ट जो है, इसको नाम दिया जाता है वेस्टिब्यूलर एपरेटस। वहीं पर जो अंदर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है कॉक्लिया। तो ये वाला पार्ट क्या कहा गया, कॉक्लिया। तो बोलो, वेस्टिब्यूलर एपरेटस कॉक्लिया के ऊपर है कि नीचे, वेस्टिब्यूलर एपरेटस कॉक्लिया के ऊपर या नीचे, ऊपर। तो आपने कहा कि पूरे इंटरनल ईयर को फंक्शनली हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो। एक तो ऊपर वाला पार्ट हुआ जिसको आपने कहा वेस्टिब्यूलर एपरेटस, जबकि नीचे वाले पार्ट को नाम क्या दिया है, कॉक्लिया। अब ये जो पूरा वेस्टिब्यूलर एपरेटस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उससे पहले आप देखें, वेस्टिब्यूलर एपरेटस का काम आपके अंदर होता है बॉडी बैलेंस। ये आपके अंदर क्या बनाएगा, बॉडी बैलेंस। वहीं पर जो कॉक्लिया वाला पार्ट है, ये आपके अंदर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है, हियरिंग के लिए। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि हियरिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट है, वो बॉडी बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट के नीचे की तरफ होता है ना। हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट बॉडी बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट के कहा है, नीचे। या हम कहें बॉडी बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट ऊपर, जबकि हियरिंग वाला पार्ट नीचे की तरफ। पहले बात करते हैं बॉडी बैलेंस वाले पार्ट के बारे में, ध्यान दें। ये वाला जो पार्ट है, इसको अपना काम करने के लिए एक्सटर्नल या मिडिल ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि वेस्टिबुलर एपरेटस को कोई जरूरत नहीं होती, ना तो एक्सटर्नल ईयर की और ना ही मिडिल ईयर की। ये अकेले अपना काम करता है। यहां पर अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले तीन मेम्ब्रेनस कैनाल दिखाई देंगी। कैनाल नंबर एक, नंबर दो, और कैनाल नंबर तीन। देखो, क्या आपको तीन ये मेम्ब्रेनस कैनाल दिख रही है? ध्यान देना, मैंने यहां पे मार्क कैसे किया है, मेम्ब्रेन से जो कैनाल बनी थी उनको। ये जो तीन मेम्ब्रेनस कैनाल आपको दिखाई देती हैं, तो अपन ने कहा कि ये मेम्ब्रेनस कैनाल है, और ये जो मेम्ब्रेनस कैनाल है,
इनका नंबर कितना है 3, और इन्हें कहा जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। सो दे आर नेम्ड एज सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, एनसीईआरटी ने बेटा कॉकलिया के बारे में बात की है पहले और वेस्टिबुलर एपरेटस के बारे में बाद में। तो जरा आप देखेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में, क्या ऐसा लिखा है कि दे लाई एट डिफरेंट प्लेन्स? अंडरलाइन करो, लिखा है दे लाई एट डिफरेंट प्लेन्स। पेज नंबर होगा 326 पे नीचे, 326 पे नीचे मिला। तो अपन ने कहा कि पहली बात, दे लाई एट डिफरेंट प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। मिला? लाई एट डिफरेंट प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। इस चीज को अगर मैं एकदम आसान करना चाहूं तो मैं आपको यहां बस कह सकता हूं कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, दे लाई इन एक्स वाई जेड एक्सिस। अब देखो सारी चीज एकदम आसान हो गई। ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो अपन जानते हैं ना कि एक्स वाई जेड एक्सिस डिफरेंट प्लेन पे होते हैं, और इनमें से हर एक एक्सिस बाकी दो से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो आपने कहा कि सेमी सर्कुलर कैनाल का नंबर कितना? 3। पहले नाम समझिए, सेमी मतलब पूरा के आधा, हाफ सर्किल के फॉर्म में कैनाल्स हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल, जिनका नंबर है 3। और ये क्या सेम प्लेन पे है या डिफरेंट? एक दूसरे से किस एंगल पर? सेमी सर्कुलर कैनाल क्या सेम प्लेन पर होते हैं, क्या डिफरेंट प्लेन पर होते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल एक दूसरे से राइट एंगल पर होते हैं। क्या ये एक्स वाई जेड एक्सिस पर लोकेटेड है? क्या तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का एक सिरा आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है? हमने कहा था कि जो फूला उसका नाम एम्पुला। नाम क्या होगा? एम्पुला। तो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड आपको यहां फूला हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो फूला हुआ एंड है, इसको नाम देते हैं एम्पुला। क्या कहा जाएगा? एम्पुला कहा। तो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड फूला हुआ है यानी कि वाइड है, और इस डायलेटेड या वाइड एंड को ही अपन नाम क्या देते हैं? एम्पुला कहा जाता है। ये जो एम्पुला है, हर एक एम्पुला के अंदर एक प्रोजेक्टिंग रिज पाया जाता है। तो हर एम्पुला में क्या होगा? यहां पर देखो एक प्रोजेक्टिंग रिज मौजूद है, इधर भी, यहां पर भी, और यहां भी। तो हर एक एम्पुला के अंदर क्या मौजूद है? एक प्रोजेक्टिंग रिज मौजूद होता है। और ये जो प्रोजेक्टिंग रिज यहां पाया जाता है, इस प्रोजेक्टिंग रिज को बच्चे अपन नाम देते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्या नाम देंगे? क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो ये आपने कहा कि यहां पर एक प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्टिंग मतलब बाहर निकलता हुआ, और रिज का मतलब क्या हुआ? उभार। तो आपको यहां एक प्रोजेक्टिंग रिज दिखाई देगा, और ये जो प्रोजेक्टिंग रिज आपको दिख रहा है, इसको नाम आपने क्या दिया है? क्रिस्टा एम्पुलरिस। क्या नाम दिया? क्रिस्टा एम्पुलरिस नाम दिया। तो ये जो प्रोजेक्टिंग रेज है, इसको अपन नाम क्या देते हैं? क्रिस्टा एम्पुलरिस नाम देते हैं। अब ये क्रिस्टा एम्पुलरिस काम कैसे करता है, उसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा है। करता कैसे, बस अपन थोड़ा सा समझेंगे। तो उसे समझने के लिए ये वाली बोतल दो। देखिए, यहां आपने कहा, इसको अपन मान लेते हैं ये बेटा मेम्ब्रेनस कैनाल है। ठीक, मेम्ब्रेनस कैनाल में आपने कहा कि फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो फ्लूइड है, इसका अपना एक इनर्शिया है। इनर्शिया का मतलब हुआ कि अगर मैं बॉटल को इधर की तरफ लेकर के जाऊं, तो जो फ्लूइड है वो इधर की तरफ भागेगा या अपोजिट? बॉटल को हम लेकर के गए यहां, फ्लूइड कहां भागेगा? पीछे। देखो, ऐसे लेके गई तो फ्लूइड सारा कहां भागा? पीछे की तरफ। अब यहां पे इसमें अपन ने क्या कहा कि एक प्रोजेक्टिंग रिज है, और रिज पर पाए जाते हैं स्टीरियोसिलिया। क्या मौजूद है? स्टीरियोसिलिया। ध्यान रखेंगे, स्टीरियोसिलिया खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। अगर स्टीरियोसिलिया खुद चाहे तो मूव नहीं कर सकता। सिलिया के दो टाइप होते हैं, काइनो और स्टीरियोसिलिया। अब मान लो इसके अंदर कई सारे हेयर्स जैसी स्ट्रक्चर हो, तो क्या होगा कि ये वाली कैनाल जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसके अंदर भरा फ्लूइड कहां भागा? अपोजिट डायरेक्शन में। और वो इसके अंदर जो हेयर सेल हैं, इन हेयर सेल को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करा देगा ना।
बेंड कहां कराएगा? अपोजिट डायरेक्शन में इन हेयर सेल को बेंड करा देगा। अब आप देखिए, आपने कहा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, एक दूसरे से राइट एंगल पे हैं और डिफरेंट प्लेन पर हैं। एक सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसे, ये हो गई आपके अंदर। जब भी अगर लेफ्ट या राइट मूवमेंट होगा तो इस लेफ्ट या राइट मूवमेंट को डिटेक्ट करना काम किसका होगा? इसका। दूसरा, अगली सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसे, क्या ये पहले वाले से राइट एंगल पर है? जब भी अगर डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट होगा तो डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट होने पर इसके अंदर का जो फ्लूइड है मूव करेगा। वहीं पर तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसे करके है, ये जो है जब इस एक्सिस पर मौजूद है तो अब जब फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट होगा तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट होने पर इसका फ्लूइड हिलेगा। और इन 3 प्लेन के अलावा कोई चौथा प्लेन होता नहीं है जिसमें आप मूव कर सकते हैं। भाई टोटल आप जो मूव कर सकते हो वो इन्हीं 3 प्लेन में कर सकते हो ना। और तीनों प्लेन पर डिटेक्शन के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल है। एक ऐसे करके हुई, दूसरी ऐसे है और तीसरी सेमी सर्कुलर कैनाल ऐसे करके मौजूद है। तो ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल में अंदर आप सोचो एक प्रोजेक्टिंग रेज है जिस पर क्या मौजूद है? स्टीरियोसिलिया। फ्लूइड के अंदर मूवमेंट इनर्शिया की वजह से कहां होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड गया तो इसकी वजह से स्टीरियोसिलिया भी अपोजिट गई। अगर ये स्टीरियोसिलिया, ध्यान से सुनना, अगर ये स्टीरियोसिलिया इधर की तरफ गए तो ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये कि बॉडी में मूवमेंट कहां हुआ? आगे। यानी कि ब्रेन को पता है कि जो इंफॉर्मेशन आए उसको उल्टा करके या अपोजिट करके रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे पता है कि अगर मैं इसे कोई भी कॉपी दूंगा पढ़ने, ठीक, तो इसकी आदत है कि कॉपी को पहले एक बार घुमाता है उसके बाद पढ़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सीधा पढ़े तो मैं इसे क्या करूं? कॉपी उल्टी करके दूं, ये एक बार घुमाएगा सीधा हो गया। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनल ईयर से गई ब्रेन उसको कैसा रीड करेगा? अपोजिट। इंटरनल ईयर ने कहा कि ऐसे जो सेमी सर्कुलर कैनाल थी उसमें स्टीरियो से लिया गए आगे, तो ब्रेन रीड करेगा कि इस वाली कैनाल में मूवमेंट कहां हुआ है? पीछे। कैनाल के अंदर अगर रीड किया कि स्टीरियो से लिया गए इधर, तो ब्रेन रीड करेगा मूवमेंट हुआ है यहां। ये जो स्टीरियो से लिया यहां पर है, जो क्रिस्टा एम्पुलरिस है, ये आपके अंदर बेटा मेंटेन करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसने आपके अंदर क्या मेंटेन किया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया। तो हमने कहा कि इसने मेंटेन क्या किया बेटा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये मेंटेन करता है। अब यहीं पर, अब यहां देखें, पहले मुझे एक बात बताएंगे, क्या क्रिस्टा तक वाली बात समझ में आई अपने को? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब अगर रोटेशनल मूवमेंट हो रहा हो तो रोटेशनल मूवमेंट के टाइम पर आपका बॉडी बैलेंस बनाना कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे जो है मेले में एक झूला होता है ना, एक बड़ी सी डिस्क होती है, ब्रेक डांस वाला झूला। पूरी डिस्क खुद ऐसे भी घूमती है, ऊपर नीचे भी होती है, और उनमें जो इंडिविजुअल उस पे जो चेयर्स लगी होती हैं, हर एक चेयर भी अपने एक्सिस पे घूमती है। वाला जो झूला है उसके अंदर मूवमेंट कैसा हो रहा है? रोटेशनल हो रहा है ना। अलग अलग प्लेन में आप कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी आप नीचे जा रहे हैं, कभी आप लेफ्ट राइट गए, कभी फॉरवर्ड बैकवर्ड गए, अलग अलग प्लेन में आप मूवमेंट कर रहे हैं। तो वो जो झूला है उसमें झूलते टाइम बॉडी बैलेंस बनाना काम किसका होगा? ये आपका कहा जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। या हमने कहा रोटेशनल, आप ऐसे करके घुमाते हैं ये। जब ये वाला मूवमेंट हुआ तो आप देखो, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड भी मूवमेंट हुआ, लेफ्ट टू राइट भी हुआ, और डाउनवर्ड टू अपवर्ड भी हुआ, यानी कि तीनों प्लेन में। या मान लो कोई महिला हो जिस पे आ जाए भूत, जब भूत आ जाए तो उसके बाद फिर वो अपनी खोपड़ी जैसे गोल 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 घुमाती है, तो उस टाइम पर तब जो इक्विलिब्रियम है उसको अपन क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसने मेंटेन किया? क्रिस्टा ने। पहले क्रिस्टा वाली बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं यूट्रिकल। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? यूट्रिकल, या यूट्रिकुलस भी आप कहते हैं। और यूट्रिकल के नीचे ये वाला पार्ट कहा जाता है सेक्यूल।
तो यूट्रिकल के नीचे वाले पार्ट का नाम सैक्यूल। कितने? ऊपर यूट्रिकल, नीचे सैक्यूल। ये जो यूट्रिकल और सैक्यूल हैं, इन दोनों में भी एक एक प्रोजेक्टिंग रिज पाया जाता है। यानी कि यूट्रिकल में भी एक प्रोजेक्टिंग रिज यहां मौजूद होगा और एक प्रोजेक्टिंग रिज यहां सैक्यूल में भी पाया जाएगा, पर ये दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंट प्लेन पर होते हैं। ये भी एक दूसरे से क्या रहेंगे? डिफरेंट प्लेन पर। ये जो यूट्रिकल और सैक्यूल है, इन दोनों में आपने यहां पर कहा कि यहां पर भी एक एक प्रोजेक्टिंग रिज है। यहां जो प्रोजेक्टिंग रिज पाया जाता है, इस प्रोजेक्टिंग रिज को बेटा अपन नाम देते हैं मैक्युला या ओटोलिथ ऑर्गन। क्या बोलते हैं? मैक्युला, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? ओटोलिथ ऑर्गन। तो मैक्युला का दूसरा नाम क्या हुआ? ओटोलिथ ऑर्गन है। तो यहां पर प्रोजेक्टिंग रिज है और इस प्रोजेक्टिंग रिज को क्या कहा जाता है? मैक्युला, या दूसरा नाम क्या देते हैं? ओटोलिथ ऑर्गन नाम दिया जाता है। ये जो मैक्युला या ओटोलिथ ऑर्गन है, इसके बारे में आप देखो। ये आपके अंदर बेटा क्या करता है कि ये हमारे अंदर बनाता है लीनियर इक्विलिब्रियम, या हम कहें स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसने आपके अंदर क्या बनाया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाया। तो हमने कहा कि ये जो है क्या बनाएगा हमारे अंदर? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है जब अगर लीनियर मूवमेंट हो रहा हो, यानी कि केवल फॉरवर्ड बैकवर्ड या केवल लेफ्ट राइट अगर मूवमेंट हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्विलिब्रियम कहते हैं। लीनियर इक्विलिब्रियम के बारे में आपको कौन बताता है? मैक्युला या ओटोलिथ ऑर्गन। तो एक इंटरनल ईयर में क्रिस्टा का नंबर कितना? 3। मैक्युला कितने? 2। वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर क्रिस्टा का नंबर कितना है? 3। और मैक्युला कितने? 2। क्रिस्टा किसके बारे में बताते हैं? रोटेशनल मूवमेंट। जबकि वही मैक्युला क्या बताएगा? लीनियर मूवमेंट। देखें, अब जो बेटा आपके अंदर बॉडी बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो यहां से पहुंचेगी सेरिबेलम के पास। किसके पास गई? सेरिबेलम। आप ध्यान दें, बॉडी बैलेंस में इंटरनल ईयर के अलावा आपने सेरिबेलम का नाम भी सुना है। तो इंफॉर्मेशन यहां से कहां जाती है? सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा और उसके बाद आपका बॉडी बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। देखिए, बॉडी बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेटा न केवल आपके इंटरनल ईयर से जाती है, बल्कि आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स पे भी प्रेशर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये प्रेशर रिसेप्टर भी बॉडी बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइकवाइज, जैसे मान लो अभी मैं आराम से खड़ा हूं, तो मेरे पैर के दोनों साइड के जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स पे वेट बराबर है। जब अगर वेट बराबर है तो मेरे सेरिबेलम को पता है कि अभी दोनों तरफ वेट बराबर है, यानी कि बॉडी बैलेंस बनाने की अभी जरूरत नहीं, बॉडी बैलेंस में है। अब क्या हुआ? जैसे ही मैंने मान लो यहां पर इस प्लेटफॉर्म से एक पैर आगे निकाला, तुरंत सेरिबेलम को पता चला कि एक पैर पे प्रेशर ज्यादा, दूसरे पे कम। पर सेरिबेलम ने तुरंत देखा कि इंटरनल ईयर से इंफॉर्मेशन क्या आई? इंटरनल ईयर ने इंफॉर्मेशन दी है कि बॉडी अभी बैलेंस में है, तो सेरिबेलम अभी कुछ नहीं करेगा। अब क्या हुआ? ऐसे ही करे करे अगर मैं मान लो आगे की तरफ झुकने लगूं, तो अब इंफॉर्मेशन कहां से गई? इंटरनल ईयर से भी। जब इंफॉर्मेशन इंटरनल ईयर से गई, तो अब सेरिबेलम को समझ में आ जाएगा कि अब बॉडी बैलेंस गड़बड़ है। तो सेरिबेलम अब बॉडी बैलेंस बनाने के लिए जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है, वो सारे नेसेसरी एडजस्टमेंट करेगा कि बॉडी बैलेंस बना रहे। तो इंफॉर्मेशन और कहां से गई? जॉइंट से। जॉइंट के अलावा ये इंफॉर्मेशन आपकी आईज से भी जाती है। आपकी आईज को हमेशा आदत है कि चीजें सामने से अपनी तरफ आनी चाहिए। जब अगर चीजें सामने ठीक ठाक चल रही हो, तब तक आपकी आईज आपके ब्रेन को इनपुट ठीक ठाक दे रही हैं। जब अगर सामने की चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, तो फिर आईज से इनपुट बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, स्पेशली बच्चियों ने किया होगा बेटा, तुम लोगों ने लड़कियों में एक गेम होता है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल 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 घूमते हैं, ठीक? तो उसके बाद क्या होता है कि आ, आपको जो कई बार होता है चक्कर आने लगते हैं। जब चक्कर आने लगते हैं, तो चक्कर आने पे क्या होता है कि अपन कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं।
और जब आंखें बंद करते हैं तो अपने को आराम मिलता है, लगता है कि चक्कर आना थोड़ा सा कम हो गए। आइस का अगर रोल देखना हो तो और इंपॉर्टेंट रोल अगर आपको समझना हो, तो जब नीट का एग्जाम हो जाए, ठीक, एकदम सुकून से अपने घर बैठे हो, तो अपने किसी दोस्त के साथ जाना बाइक पे, उसके साथ तुम उल्टे बैठ जाना, यानी कि तुम्हारा जो फेस है वो बैकवर्ड पीछे की तरफ होना चाहिए। ठीक, जब अगर आप ऐसा करेंगे तो बोलो बॉडी बैलेंस आराम से बनता है कि नहीं? नहीं बनता ना? क्यों नहीं बनता? क्योंकि तब क्या होता है कि आपके इंटरनल ईयर से जो इंफॉर्मेशन गई और आपकी आई से जो इंफॉर्मेशन गई, वो दोनों इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती। इंटरनल ईयर कुछ और बता रहा है, जबकि आईज कुछ और बता रही है। तो इस वजह से क्या होता है, आपको बॉडी बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। अगर आप आईज का रोल और समझना चाहें तो एक और कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं। 7 सीटर कार में लास्ट वाली सीट, अब जितनी नई कार आती है उन सब में तो क्या होता है, फ्रंट फेसिंग होती है। पहले के अगर आप स्कॉर्पियो बोलेरो वगैरह देखें तो सब में क्या होता था, जंप सीट होती थी जो साइड फेसिंग होती थी। वो जो साइड फेसिंग वाली सीट है उस पर कोई नहीं बैठना चाहता। तो अब उस वजह से क्या होता है कि जब भी अगर विद फैमिली कहीं जा रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा उस पर जो ठूस के किसी बच्चों को बिठा दिया जाता है, जाओ पीछे। ठीक, कोई क्यों नहीं बैठना चाहता? कारण यह है कि अगर आप आगे वाली सीट पे बैठे हैं तो आपको चीजें अपने सामने की तरफ आती दिखाई देंगी, और पीछे वाली सीट पे जब आप बैठे होते हो तो क्या होता है कि आपको चीजें अपने बगल से जाती हुई दिखाई देती है। वो कंडीशन कहीं ना कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। अब उस कंडीशन में भी अगर आप ध्यान दें तो आप ज्यादातर जब भी कहीं गए होंगे तो आप कोशिश करते हैं अपना फेस जो है गाड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी तरफ रखने की। तो यानी कि क्या बॉडी बैलेंस पूरी तरीके से केवल और केवल इंटरनल ईयर का काम होता है? नहीं, जॉइंट्स का भी रोल है, आईज का भी रोल होता है। ये सारी चीजें मिलकर के आपको बॉडी बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एक बार एनसीईआरटी से वेस्टिब्युलर एपरेटस वाला पार्ट पढ़ो। क्या उतनी बात अपने को समझ में आई? तो फिर बात करते हैं कॉक्लिया की। क्या बेटा? दोनों में? हाँ, दोनों में मिला के 4 हो जाएंगे ना। ओटोलिथ से इसलिए कहा जाता है, इसमें ये जो फ्री एंड है ना, यहाँ फ्री एंड पे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। उनको बोलते हैं ओटोकोनिया या ईयर डस्ट कहा जाता है। तो इसी वजह से इसको नाम मिलता है ओटोलिथ ऑर्गन। नहीं, टेस्ट में नर्वस एंडोक्राइन 2 चैप्टर बस। कोई बात नहीं, लिखा रहने दो, आएगा नर्वस और एंडोक्राइन। आगे बढ़े। हाँ, हम्म, अभी बात करते हैं ना क्यों लिखा है। चलो अब जरा देख, ध्यान देंगे फिर। बस बातचीत बंद। देखो, लेट्स से बेटा, इधर मान लेते हैं ये अपना इंटरनल ईयर है। भाई यहां जैसे अपन ने डायग्राम बनाया वो तो अपन ने काट के बना दिया ना। ये हमारा इंटरनल ईयर है। तो हमारे इंटरनल ईयर की 2 साइड हुई ना, एक साइड ये हो गई और एक साइड ये वाली। इसमें से मान लेता हूं ये ऊपर का पार्ट वेस्टिबुलर एपरेटस है और नीचे वाला पार्ट क्या है, कॉक्लिया। ये जो कॉक्लिया यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे आपको 2 साइड दिखेंगी, एक इधर और एक यहां पे। यहां पे आपको एक तरफ तो दिखाई देगी ओवल विंडो, एक तरफ यहां क्या है, ओवल विंडो, एक तरफ क्या है, राउंड विंडो। और यही स्ट्रक्चर जाकर के किससे जुड़ी है, मिडिल ईयर से। किससे जुड़ी है, मिडिल ईयर से। तो मिडिल ईयर से
जुड़ा हुआ कौन है, इधर राउंड विंडो और इधर ओवल विंडो। पर ये ओवल विंडो और राउंड विंडो हिस्सा किसका है, मिडिल ईयर या इंटरनल ईयर? तो आप बताओ किसका हिस्सा बताएं, पार्ट किसका है, इंटरनल ईयर का। ध्यान दो, ये जो कॉकलिया है, इस कॉकलिया के पास आपने कहा कि यहां पर इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको एक तरफ तो बच्चे दिखाई देगा आपको ओवल विंडो, और एक तरफ जब आप देखोगे तो आपको यहां क्या दिखाई देगा, राउंड विंडो। तो जो ओवल विंडो और राउंड विंडो है वो कॉकलिया के कहा मौजूद है, बेस पर। पार्ट किसका है, कॉकलिया का। पार्ट किसका हुआ, कॉकलिया का। सो टिम्पैनम किसका पार्ट था, एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। ओवल विंडो और राउंड विंडो किसके पार्ट है, इंटरनल ईयर। यानी कि ओवल विंडो और राउंड विंडो पार्ट किसके होते हैं, कॉकलिया के पार्ट हैं, बस ये मिडिल ईयर में ओपन होते हैं। अब आप यहां देखेंगे, आपको यहां कॉकलिया दिखाई देगा, क्या ये स्नेल के जैसा कॉइल्ड है? देखो, कॉकलिया के बारे में अगर बात करते हैं तो कॉकलिया को अगर आप देखें तो ये स्नेल लाइक है। तो अपन ने कहा कि स्नेल के जैसा कॉइल्ड है, तो स्नेल लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा, कॉकलिया। अब ये जो कॉकलिया है बच्चे, इसमें देखेंगे ये वाला पार्ट कॉकलिया का कहा जाता है बेस। ये वाला पार्ट कॉकलिया का ऊपर का पार्ट क्या कहा जाता है, बेस। तो इस वाले पार्ट को हमने कहा बेस, जबकि ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका कहा जाता है अपेक्स। नीचे वाले पार्ट को क्या कहा, अपेक्स। तो जब भी आपसे कहा जाएगा बेस ऑफ कॉकलिया, तो बेस ऑफ कॉकलिया का मतलब ऊपर वाला पार्ट। अपेक्स अगर कहा जाएगा तो फिर नीचे वाला पार्ट होगा। बेस कहां, अपेक्स कहां, कॉकलिया का बेस कहां, अपेक्स। ओवल विंडो और राउंड विंडो कॉकलिया के बेस के पास क्या, अपेक्स। ओवल और राउंड विंडो कहां पर है, बेस के पास। पार्ट किसका है, कॉकलिया का। अब आपको यहां कॉकलिया में बच्चे तीन कैनाल दिखाई दे रही होंगी। पहले तो आप समझें कि एग्जैक्टली कॉकलिया कहा किसे जाता है। तो एग्जैक्टली जो कॉकलिया नाम है वो इसका नाम है। ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को कहा जाता है कॉकलिया। तो ये जो कॉकलिया है, ये अगर आप देखिए तो बेटा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ वाला पार्ट है। कॉकलिया कैसा पार्ट होता है, मेम्ब्रेनस पार्ट है। तो ये जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, इस मेम्ब्रेनस पार्ट को ही अपन नाम क्या देते हैं, कॉकलिया। अब आप देखो, आपको यहां पे कैनाल दिखाई देंगी तीन। कैनाल नंबर 1, कैनाल नंबर 2 और कैनाल नंबर 3। कितनी कैनाल दिख रही है, तीन। एक आपको सबसे ऊपर दिखी, एक बीच में, और एक सबसे अंदर की तरफ। तो कितनी कैनाल दिखाई दी, तीन कैनाल यहां पर दिखाई देती है। अब ये जो तीन कैनाल है उनके बीच में ध्यान रखना, कैनाल नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रही है, वास्तव में कॉकलिया इसी को कहा जाता है। ये जो कैनाल नंबर 1 और 3 है, ये बोनी लेब्रिंथ का पार्ट है। ये कॉकलिया को सराउंड करती है, कॉकलिया के पास मौजूद है, पर ये कॉकलिया का पार्ट होती नहीं है। तो ये जो कॉकलिया है, अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं? तो देखिए, कॉकलिया बनाता है बेटा लगभग 2 3/4 टर्न्स। कितना बनाएगा, 2 3/4 टर्न्स बनाता है। यानी कि ये बनाएगा 2 सही 3/4 टर्न। कितने टर्न्स बनाता है, 2 सही 3/4। यानी कि 2 3/4 टर्न्स ये कॉकलिया बनाता है। अब कॉकलिया में क्या क्या है, इसको जरा अपन समझ लेते हैं। तो देखो, ये हमने अब कॉकलिया को कर दिया सीधा, अभी तक घूमी हुई थी। अब इस घूमे हुए कॉकलिया को अपन ने क्या कर लिया, सीधा किया। जब सीधा किया तो अब यहां डायग्राम में आप देखेंगे, बाहर जो बोनी लेब्रिंथ था, ये पूरा बोनी लेब्रिंथ ऐसे करके आपको दिख गया। अंदर यहां कैनाल कितनी जो है मेम्ब्रेन कितनी थी, दो। अब इसी डायग्राम को और अच्छा समझने के लिए मैंने यहां पे कॉकलिया का एक ट्रांसफर सेक्शन भी काट लिया, कि भाई अगर मैं इसका पूरा सेक्शन काटूं तो मुझे कैसा दिखेगा। तो हमने अब यहां पे कहा कि यहां पर ऊपर वाली अपन ने कौन सी पर्पल कलर से बनाई थी,
तो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ये आ गई ऐसे करके। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को ध्यान देंगे, ये मेम्ब्रेन बेटा दोनों सिरों पर बोनी लेब्रिंथ को टच कर रही होगी। तो ये मेम्ब्रेन दोनों सिरों पर बोनी लेब्रिंथ को टच कर रही होती है। वहीं पर नीचे की तरफ आपने जो मेम्ब्रेन बनाई, ये वाली मेम्ब्रेन ऐसे करके बनाई, और ये मेम्ब्रेन लास्ट में जाकर के अपेक्स स्पेस के साथ जुड़ जाएगी। तो ऐसे ही आपने नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन बनाई, ये वाली मेम्ब्रेन आपकी ये हो गई। तो बेटा कितनी मेम्ब्रेन हो गई आपके पास? दो। एक मेम्ब्रेन कहां? ऊपर, दूसरी कहां? नीचे। क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेन बोनी लेब्रिंथ से कनेक्टेड है, तो अब आपका पूरा जो ये पार्ट है कितने चैनल्स में डिवाइड हुआ? तीन। अब ये जो तीन चैनल्स हैं, इनमें आप देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम होता है बेटा रीसनर्स मेम्ब्रेन। ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? रीसनर्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ऊपर वाली मेम्ब्रेन को अपन नाम क्या देते हैं? रीसनर्स मेम्ब्रेन। जबकि नीचे वाली मेम्ब्रेन कही जाती है बेसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा? रीसनर्स मेम्ब्रेन। जबकि नीचे वाले को क्या कहा? बेसिलर मेम्ब्रेन। यानी कि यहां डायग्राम में ये हो गई आपकी रीसनर्स मेम्ब्रेन, और ये नीचे कौन आ गई? बेसिलर मेम्ब्रेन। अब आप देखिए, बोनी लेबिरिंथ और रीसनर्स मेम्ब्रेन दोनों के बीच में एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम है स्केला वेस्टिब्यूली। इस कैविटी को क्या कहा? स्केला वेस्टिब्यूली कहा। यहां बीच में एक कैविटी है, इसका नाम है स्केला मीडिया। तो बीच वाली कैविटी को क्या कहा? स्केला मीडिया नाम दिया। और नीचे की तरफ जो है, इसको नाम दिया स्केला टिम्पैनी। तो नीचे वाले का नाम क्या हुआ? स्केला टिम्पैनी। तो अब आपने कहा कितने यहां पे कैविटीज हो गई आपके पास, या कितनी कैनाल? तीन। पहला आपने कहा ऊपर वाले का नाम स्केला वेस्टिब्यूली, बीच में आया स्केला मीडिया, और नीचे की तरफ स्केला टिम्पैनी। तो अब जरा देखें, जो स्केला वेस्टिब्यूली है वो आपकी कहां पर है? ये ऊपर की तरफ। ये बीच में क्या है? स्केला मीडिया। और नीचे क्या है? स्केला टिम्पैनी। सबसे ऊपर की तरफ स्केला वेस्टिब्यूली, बीच में स्केला मीडिया, और सबसे नीचे है स्केला टिम्पैनी। अब ये जो तीनों कैनाल्स हैं, इन कैनाल्स के अंदर कौन कौन सा फ्लूइड मौजूद होगा, वो अपन जरा एक बार देखते हैं। तो जल्दी से बेटा तुम बताओ, चलो खड़े हो, बताओ। स्केला वेस्टिब्यूली जो है, इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होगा? पेरिलिम्फ या एंडोलिम्फ? कौन सा होना चाहिए? कौन सा होगा? पेरिलिम्फ ना। स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ, और स्केला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ। बहुत बढ़िया। तो आपने यहां पे कहा कि यहां जो स्केला वेस्टिब्यूली है, इसके अंदर फ्लूइड कौन सा भरा? पेरिलिम्फ। सारे बच्चों के बात समझ में आ रही है कि नहीं? वहीं पर स्केला मीडिया में कौन भरा? एंडोलिम्फ। और स्केला टिम्पैनी के अंदर कौन भरा होगा? पेरिलिम्फ। तो आपने कहा यहां एंडोलिम्फ और स्केला टिम्पैनी में कौन भरा? पेरिलिम्फ। समझिएगा, स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पैनी ये बोनी लेबिरिंथ की कैविटीज हैं। तो अब आपने कहा स्केला वेस्टिब्यूली में कौन भरा? मीडिया में, और टिम्पैनी में पेरिलिम्फ भरा है ना। अब यहां पे इतनी बातें पहले अपने को समझ में आई, एक बार रिवाइज करते हैं। कॉकलिया सीधा है कि स्पाइरली कॉइल्ड? ये जो कॉकलिया, इसमें मेम्ब्रेन कितनी है? दो। ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम रीसनर्स मेम्ब्रेन, और नीचे वाली मेम्ब्रेन का नाम बेसिलर मेम्ब्रेन। जो रीसनर्स मेम्ब्रेन है वो किस किस के बीच में है? बताओ, किस किस के बीच में है? तो ये स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला मीडिया के बीच में है। तो आपने कहा कि ये कहां मौजूद है? रीसनर्स मेम्ब्रेन वेस्टिब्यूली और मीडिया के बीच। वहीं पर
बेसिलर मेम्ब्रेन कहां है? मीडिया और टिम्पैनी के बीच। सो पहले ऊपर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या नाम है? नीचे वाली मेम्ब्रेन, यहां पे इस कैविटी का नाम, कैविटी, कैविटी का नाम क्या है? स्केला वेस्टिब्यूली। इस वाली कैविटी का नाम, और ये यहां पर जो रीसनर्स मेम्ब्रेन है वो किस किस को डिवाइड कर रही है? स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला मीडिया। बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड करती है मीडिया और टिम्पैनी को। तो मीडिया और टिम्पैनी को डिवाइड करने वाला कौन है? बेसिलर मेम्ब्रेन। अब यहां आगे देखेंगे तो इधर बेटा जो ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर रोज ऑफ सेंसरी हेयर सेल पाई जाती है। यानी कि यहां पर सेंसरी हेयर सेल्स की कई सारी रोज पाई जाएंगी जो मिला करके कही जाती हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी। क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी है ये कौन सी मेम्ब्रेन पर है? रीसनर की बेसिलर। कौन सी मेम्ब्रेन पर? सेंसरी हेयर सेल। कौन सी मेम्ब्रेन पर? रोज ऑफ सेंसरी हेयर सेल को मिलाकर के क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई। हियरिंग से रिलेटेड ऑर्गन कौन है? ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई किससे रिलेटेड हो गया? हियरिंग से रिलेटेड है। तो अब आपने कहा कि यहां पर नीचे की तरफ आपको दिखाई दिया कि सेंसरी हेयर सेल्स पाए जा रहे हैं बेसिलर मेम्ब्रेन पर, और यहां पर इन सेल्स के फ्री एंड पर यहां भी वही स्टीरियोसिलिया पाए जाते हैं। तो सेल के फ्री एंड पर आपको स्टीरियोसिलिया दिखाई दिए। ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे आपने कहा कि ये हो गया हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टी। तो दिस इज ऑर्गन ऑफ कोर्टी। और ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी है इस पर पाया क्या जा रहा है? रोज ऑफ सेंसरी हेयर सेल। तो यहां रो पाई जा रही है किसकी? सेंसरी हेयर सेल्स की। तो सेंसरी हेयर सेल्स की रो यहां पर मौजूद है। किसके ऊपर मौजूद है? ऑर्गन ऑफ कोर्टी पर। अब ऑर्गन ऑफ कोर्टी पर जो सेंसरी हेयर सेल की रो पाई जा रही है, तो यहां पर इनका जो सेंसरी हेयर सेल है, इन सेंसरी हेयर सेल को अगर आप देखें तो मान लेते हैं बेटा ये एक सेल है, ठीक। सेल का जो एपिकल एंड है वो ये ऊपर वाला हुआ ना। एपिकल एंड का मतलब क्या हुआ? ऊपर वाला एंड। ये जो ऊपर वाला एंड है इस एंड पर तो पाए जा रहे हैं स्टीरियोसिलिया। तो एपिकल एंड पर क्या होगा? स्टीरियोसिलिया। जबकि बेसल एंड पर यहां से क्या निकलेगी? नर्व। बेसल एंड से क्या निकलेगी? नर्व। यहां से बाहर निकलेंगे। तो सेंसरी हेयर सेल का ये ऊपर वाला क्या हुआ बेटा? एपिकल एंड। और सेंसरी हेयर सेल के एपिकल एंड पर क्या पाया जाता है? स्टीरियोसिलिया। क्या ये खुद से मूव करते हैं? नहीं। ये वाला एंड कौन सा हुआ? बेसल। ये एंड कौन सा हुआ? बेसल एंड है। अब ये जो बेसल एंड है इस पे अब तुम बताओगे, बोलो। ये जो फाइबर यहां से जा रहा है ये जाने वाला नर्व फाइबर एफरेंट है कि इफरेंट? जाने वाला नर्व फाइबर कैसा है? एफरेंट या इफरेंट? जल्दी बोलो। इफरेंट कैसा है? नहीं, कुछ तो सोचो। एफरेंट या इफरेंट में ये कैसा होगा? एफरेंट। ये कैसा है? एफरेंट। समझना, कभी अपना दिमाग ऐसे मत लगाना कि इससे दूर जा रहा है, नहीं। ध्यान रखना है ये किसके पास जा रहा है? सीएनएस के पास। तो ये यहां पर इंफॉर्मेशन किसके पास लेकर के जा रहा है? सीएनएस के पास। क्योंकि इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास जा रही है इसलिए जो फाइबर है इस फाइबर को एफरेंट कहेंगे या इफरेंट? कौन सा फाइबर है? ये फाइबर कौन सा है? एफरेंट। तो यहां जो ये फाइबर है इस फाइबर को आपने क्या कहा? एफरेंट फाइबर कहा। तो हमने कहा कि ये जो सेल है इसके एपिकल एंड पर स्टीरियोसिलिया है। बेसल एंड है। बेसल एंड पर क्या पाया जा रहा है? एफरेंट।
फाइबर यहां से बाहर निकलता है। अब ये जो ऑर्गन ऑफ कोटी है, इसके ऊपर बेटा एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ऑर्गन ऑफ कोटी के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, इसको हम नाम देते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। और ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इसको कैविटीज के अंदर डिवाइड नहीं करती है। तो ऑर्गन ऑफ कोटी के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को आपने क्या नाम दिया? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। पढ़िएगा एनसीईआरटी क्या कहती है, थिन है या थिक है? तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहा? थिन है। और दूसरी बात क्या कही? इलास्टिक है। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी कितनी? दो। पहला हुआ थिन और दूसरा इलास्टिक। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन है और इलास्टिक है। क्या आपने को इतनी बात पहले समझ में आई? यहां पे एनसीईआरटी के बाहर एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि जो अपेक्स वाला पार्ट है, वहां पे आपको एक अपर्चर दिखाई देगा, जो कि स्केला वेस्टिब्यूली और स्केला टिम्पेनी को जोड़ रहा है। और इस अपर्चर को नाम मिलता है हेलिकोट्रीमा। क्या कहा जाता है? हेलिकोट्रीमा कहते हैं। तो ये जो अपर्चर है, इसको नाम मिलता है हेलिकोट्रीमा। अब देखिए, आपने कहा कि जो स्केला वेस्टिब्यूली है, इसके बेस पर पाई जाती है ओवल विंडो, जबकि वहीं पर स्केला टिम्पेनी के बेस पर होती है राउंड विंडो। तो स्केला वेस्टिब्यूली के बेस पर यहां आपको कौन सी विंडो दिखी बेटा? ओवल विंडो दिखाई दी। और जबकि वहीं पर यहां स्केला टिम्पेनी के बेस पर कौन सी विंडो दिखी? राउंड विंडो आपको दिखाई दी। तो ओवल विंडो किसके बेस पर? स्केला वेस्टिब्यूली। जबकि राउंड विंडो होता है स्केला टिम्पेनी के बेस पर। तो आप एक बार एनसीईआरटी से कॉक्लिया वाला पार्ट पढ़ के देखो। इतनी बात समझ में आई अपने को? पेज नंबर 325 से पढ़ना शुरू करना। नीचे जा दिया ना इंटरनल ईयर, वहां से अपन पढ़ना शुरू करें। हाँ बेटा, ये अभी अपन ने कहा था ना, इंटरनल ईयर अगर ऐसे है तो एक विंडो इधर होगी और इधर होगी। यानी कि जो विंडोज हैं, इनकी लोकेशन आपने कहा कि ये लोकेटेड है, ये जो कॉक्लिया है इसके बेस पर यहां पाई जाएगी। एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ऐसे करके दो विंडोज यहां मौजूद है, जिनको आप बोलते हैं ओवल और राउंड विंडो। यहां पे अपन ने ये कहा, देखो इसमें कहा कि ये पूरा बेटा कॉक्लिया है। ठीक। अब हाँ, जो कॉक्लिया है वो अंदर की तरफ ऐसे करके प्रेजेंट है। ठीक। ये पूरी ऐसे करके स्ट्रक्चर है। अब इसकी एक साइड पे मान लो इधर स्केला वेस्टिब्यूली है, इधर की तरफ स्केला टिम्पेनी है, बीच में स्केला मीडिया होगी। तो वेस्टिब्यूली का जो बेस है, वहां पे क्या मौजूद होगा? ओवल विंडो। और इधर जो टिम्पेनी है उसके बेस पर क्या रहेगा? राउंड विंडो। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, ये इधर कंटिन्यू किसके साथ कर रही है? मिडिल ईयर के साथ। यानी कि मिडिल ईयर जो होगा वो कहां पर आकर के कनेक्ट होता है? यहां। मिडिल ईयर इधर आकर के कनेक्ट हुआ। ठीक। ये वेस्टिब्यूलर पार्ट इंटरनल ईयर में मिडिल ईयर से कहां पाया जाता है? ऊपर की तरफ होता है। तो वेस्टिब्यूलर वाला पार्ट कहां रहेगा? मिडिल ईयर से ऊपर। यहां पे कहा है कि जो बोनी लेब्रिंथ है, वो बोनी लेब्रिंथ क्या है? सीरीज ऑफ चैनल है। अभी हमने कहा ना, लेब्रिंथ का मतलब भूल भुलैया। तो बोन से बने कई सारे चैनल्स का जो नेटवर्क है। नहीं, चैनल्स का मतलब है यहाँ रास्ते। जैसे अपन कहते हैं ना वाटर चैनल्स, तो ऐसे वाटर चैनल्स हैं कई सारे। तो वो जो चैनल्स हैं उनको आपने कहा बाहर बोनी लेब्रिंथ। और इसके अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेनस चैनल है उनको बोला मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मिडिल ईयर यहां ओपन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगी,
ये लगभग ऐसे होती है, लगभग इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक, तो कॉकलिया थोड़ा इधर की तरफ जाएगा और ये जो है मिडिल ईयर से थोड़ा अंदर की तरफ, उससे ऊपर की तरफ लोकेटेड होगा। इतना बड़ा नहीं होता, छोटी सी स्ट्रक्चर होती है बहुत। हाँ, मेनली नहीं है ही, केवल मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के पार्ट को ही कॉकलिया कहा जाता है। नहीं, पर मैंने क्या कहा कि कॉकलिया कितना है, तो मैंने कहा कॉकलिया सिर्फ ये पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम कॉकलिया है, ये पूरा पार्ट कॉकलिया नहीं है। ये वाली पार्ट कही जाती है कॉकलियर कैनाल कहते हैं इसे। ये पूरी कॉकलियर कैनाल है और कॉकलिया सिर्फ इतना पार्ट। क्या बेटा? प्रोजेक्टिंग रिज। प्रोजेक्टिंग रिज का मतलब हुआ, जैसे मान लो बाकी पूरी स्ट्रक्चर एकदम सपाट हो, अब उसमें क्या है कि गुभार है ऊपर की तरफ, तो वो क्या हुआ, प्रोजेक्ट कर रहा है ना बाहर की तरफ, और क्या उभार के फॉर्म में, तो आपने क्या कहा, प्रोजेक्टिंग रिज। तो हमने कहा कि चाहे क्रिस्टा हो या मैक्युला हो, दोनों जगह पर क्या मौजूद है, प्रोजेक्टिंग रिज प्रेजेंट होता है, जो कि जिस पर सेंसरी हेयर सेल्स पाई जाती हैं। आगे बढ़ जाए। अब देखिए लास्ट चीज आपके पास बची बेटा, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कि हम चीजों को सुनते कैसे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पर। देखिए, अब ध्यान दो, हम बेटा इससे पहले की बात करें कि हम सुनते कैसे हैं, उससे पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि साउंड वेव आखिर होती क्या है। तो क्या साउंड वेव बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है? नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि साउंड वेव एक्चुअली मीडियम में एक रिपल के फॉर्म में, या मीडियम में एक टर्बुलेंस के फॉर्म में साउंड वेव ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी तालाब के किनारे कहीं बैठे थे, पानी एकदम स्टेगनेंट है, आपने एक पत्थर उठाया और पत्थर आपने तालाब में फेंका। पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो वाटर के अंदर ट्रांसफर हुई। जैसे ही वाटर में ट्रांसफर हुई, तो वहां पे वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, उन्होंने दूसरे मॉलिक्यूल को पुश करना शुरू किया, दूसरे ने तीसरे मॉलिक्यूल को पुश किया। इसकी वजह से अब यहां जनरेट क्या हुई बेटा, एक वेव जनरेट हुई। ये जो वेव या रिपल जो जनरेट हुआ, वैसे ही साउंड वेव ट्रेवल करती है। यानी कि अगर आपने कभी भी ऐसे स्पीकर्स अगर आपने खोल के देखे हो, तो स्पीकर्स के अंदर आपने देखा होगा कागज की एक मेम्ब्रेन लगी होती है। जब स्पीकर बजता है तो वो जो कागज की मेम्ब्रेन है बहुत तेजी से हिलती है। उसके हिलने की वजह से उसके आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं, वो एयर पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती है। मेम्ब्रेन की काइनेटिक एनर्जी किसके पास आई, एयर पार्टिकल्स के पास। एयर पार्टिकल ने अगले वाले एयर पार्टिकल को हिट किया। अब ऐसे कौन सा मूवमेंट क्रिएट हुआ, ब्राउनियन मूवमेंट होने लगा। ये जो ब्राउनियन मूवमेंट है, इसकी वजह से मीडियम में क्या हुआ कि एक वेव जनरेट। अब ये वेव जो है, इसकी भी बेटा अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी। हम जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव को सुन सकते हैं, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। तो हम कहां से कहां तक सुन पाते हैं, 20 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है। अब यहां बात आती है कि जो हमारे अंदर मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, ये होगा कैसे। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, साउंड वेव आया। तो ये जो साउंड वेव है, नाउ दिस साउंड वेव इज कलेक्टेड बाई, बताओ कलेक्ट कौन करेगा। तो अपन ने कहा कलेक्ट किसने किया, ईयर पिन्ना ने। तो साउंड वेव को कलेक्ट कौन कर रहा है, ईयर पिन्ना। तो साउंड वेव को सबसे पहले कलेक्ट किसने किया, ईयर पिन्ना ने। जब ये ईयर पिन्ना बेटा साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, तो अब इसके बाद ये साउंड वेव कहां पहुंचेगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पास पहुंचने के बाद अब ये साउंड वेव जाकर के वाइब्रेशन कराएगी कहां पर, टिम्पैनम में।
तो अपन ने कहा कि देयर विल बी वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनम। तो यहां पर ये जो टिम्पैनम वाला पार्ट है, इसके अंदर जब हुआ बेटा वाइब्रेशन होने लगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्यों हुआ? जैसे कि लेट से मान लेते हैं आपके पास एक ढोलक या ड्रम जैसा कुछ है, उसको आपने रखा, छोटे छोटे पेबल्स यानी कि पत्थर के टुकड़े लिए और पत्थर के टुकड़े उसके ऊपर गिराए। तो क्या होगा कि वो जो उसके ड्रम की मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन अपने आप वाइब्रेट करेगी, क्योंकि पत्थर की काइनेटिक एनर्जी उसके पास ट्रांसफर हुई। तो इसकी वजह से अब वाइब्रेशन किसके अंदर होने लगा? टिम्पैनम में। जब टिम्पैनम में वाइब्रेशन हुआ, तो अब यहां पर वाइब्रेशन ये किसके अंदर पहुंचा? ईयर ऑसिकल में। तो वाइब्रेशन अब किसके अंदर गया बेटा? ईयर ऑसिकल्स में। हम जानते हैं ना कि ईयर ऑसिकल्स इफिशियंसी ऑफ साउंड वेव ट्रांसमिशन को बढ़ा देती हैं। तो अब कहां पहुंचा? ईयर ऑसिकल में। पहले जाकर के पहुंचा मैलियस में, मैलियस के बाद इंकस, और इंकस के बाद स्टेप्स के पास। जब ये पहुंचा, तो अब इसकी वजह से देयर विल बी वाइब्रेशन इन ओवल विंडो। अब वाइब्रेशन किसके अंदर होने लगा? ओवल विंडो में। तो आपने कहा कि अब वाइब्रेशन हुआ ओवल विंडो के पास, ओवल विंडो में वाइब्रेशन हुआ। क्या इतनी बात अपने को भी समझ में आई? यानी कि अभी तक अगर आप बात करें ओवल विंडो तक कहीं कुछ खास नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ? एक्सटर्नल ईयर ने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद टिम्पैनम पर जाकर के जब एयर पार्टिकल टकराए, तो इन्होंने अपनी एनर्जी टिम्पैनम को ट्रांसफर करी, टिम्पैनम ने वाइब्रेट किया, टिम्पैनम के वाइब्रेशन से ईयर ऑसिकल वाइब्रेट करी, ईयर ऑसिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से अब ओवल विंडो में वाइब्रेशन हुआ। जब ओवल विंडो में वाइब्रेशन होगा, देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ वेव। अब क्या जनरेट होगा? वेव। तो अब अपन ने कहा कि अब एक वेव जनरेट हुई इन पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिब्यूली। तो पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिब्यूली में अब जनरेट क्या हुआ बेटा? वेव जनरेट हुई। तो पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिब्यूली के अंदर जनरेट क्या हुआ? वेव। कैसे जनरेट हुई? वापस से बॉटल दो। देखो यहां पे क्या हुआ, इसको अपन मान लेते हैं ये स्केला वेस्टिब्यूली है, ये बच्चे ओवल विंडो है, ये स्टेप्स है। अभी इसके अंदर जो फ्लूइड है बस वो भरा हुआ है। इधर आकर के स्टेप ने इसको हिट किया। जैसे ही स्टेप ने हिट किया, तो स्टेप ने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास शिफ्ट करी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी पहुंचने पर जब ये बेटा वाइब्रेट करेगा, तो देखो इसके वाइब्रेट करने पे यहां वेव जनरेट हुई। ध्यान दें, वेव जब जनरेट होती है, तो ये जो एनर्जी है, क्या वो एनर्जी केवल सरफेस पर ही आगे ट्रेवल करेगी या चारों तरफ फैलेगी? एनर्जी क्या होगा? चारों तरफ फैली। ध्यान देंगे, वेस्टिब्यूली के ऊपर बोन है, यहां क्या है? बोन। ये वाइब्रेट नहीं करेगी, या अगर करेगी भी तो इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। जबकि इसके नीचे क्या है? मेम्ब्रेन। जब अगर ऐसे करके किया, तो अब ये वाइब्रेशन ऊपर भी पहुंचा और वेव नीचे भी गई। इसकी वजह से अब नीचे वाली मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा। बोलो नीचे वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? नीचे वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? रीसनर्स मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहे हैं आप? स्केला वेस्टिब्यूली की ना। तो जो स्केला वेस्टिब्यूली है, स्केला वेस्टिब्यूली के नीचे वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या है? रीसनर्स मेम्ब्रेन। तो अब यहां पे क्या हुआ कि वाइब्रेशन किसके अंदर होने लगा? रीसनर्स मेम्ब्रेन में। तो अब आपने कहा कि जब यहां वेव जनरेट हुई, तो इसकी वजह से देयर विल बी वाइब्रेशन ऑफ रीसनर्स मेम्ब्रेन। अब वाइब्रेशन किसका हुआ बेटा? रीसनर्स मेम्ब्रेन का। तो हमने कहा कि यहां पर साहब जो रीसनर्स मेम्ब्रेन है, इसके अंदर वाइब्रेशन हुआ या रीसनर्स मेम्ब्रेन ने यहां वाइब्रेट किया? जब ये रीसनर्स मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी, तो रीसनर्स मेम्ब्रेन के वाइब्रेट करने की वजह से क्या अब यहां पर वेव जनरेट नहीं हो जाएगी स्केला मीडिया में? देखो इसने वाइब्रेट किया, तो अब स्केला मीडिया के अंदर वेव जनरेट होगी। तो अब आपने कहा कि यहां पर जनरेशन ऑफ वेव इन एंडोलिम्फ
ऑफ स्केला मीडिया। तो स्केला मीडिया का जो एंडोलिम्फ है, इसके अंदर अब जनरेट क्या हुआ, वेव जनरेट हुई। जब यहां वेव जनरेट हुई तो इसकी वजह से देयर विल बी वाइब्रेशन। कहीं या एनसीईआरटी रिपल शब्द का भी प्रयोग करती है, तो अपन ने कहा कि वाइब्रेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। अब वाइब्रेट कौन हुआ बेटा, बेसिलर मेम्ब्रेन यहां वाइब्रेट हुई। तो अब आपने कहा कि यहां वाइब्रेशन किसका हुआ, बेसिलर मेम्ब्रेन का। और जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी तो बेसिलर मेम्ब्रेन के वाइब्रेट करने पर क्या होगा कि अब आप देखिए यहां पर ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है जब ये हिलेगी तो अब यहां ऊपर जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं यानी कि ऑर्गन ऑफ कोर्टी, इनके जो एपिकल एंड पर स्टीरियोसिलिया हैं, क्या ये स्टीरियोसिलिया ऊपर जाकर के टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से नहीं टकराएंगे, टकराएंगे कि नहीं। अगर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराएंगे तो टकराने के बाद स्टीरियोसिलिया मुड़ेगा कि नहीं, मुड़ेगा ना। तो अपन ने यहां पे कहा कि अब क्या हुआ कि स्टीरियोसिलिया ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स, तो स्टीरियोसिलिया ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टी या बेटा बेंड होंगे किसके अगेंस्ट, तो आपने कहा कि अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो अब ये क्या हुआ, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बेंड हो गए या टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या हुआ, मुड़े। जब ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट मुड़ेंगे तो इनके टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट मुड़ने पर देयर विल बी जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब जनरेशन किसका होगा, नर्व इंपल्स का। तो अब यहां पर जनरेट हुई नर्व इंपल्स और ये नर्व इंपल्स किसके अंदर जनरेट हुई, तो अपन ने कहा कि इन एफरेंट फाइबर्स, किसके अंदर, एफरेंट फाइबर्स ऑफ ऑडिटरी नर्व। तो अब ऑडिटरी नर्व के एफरेंट फाइबर्स के अंदर ये इंपल्स जनरेट हुई। जब ऑडिटरी नर्व के एफरेंट फाइबर्स के अंदर ये इंपल्स जनरेट हुई तो अब ये जो इंपल्स है, अब इस इंपल्स को लेकर के कौन जाएगा आगे, तो अब ये आगे ऑडिटरी नर्व लेकर के गई। तो अब यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंची, तो एट कहां जाकर के पहुंची बेटा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। कहां गई, ऑडिटरी कॉर्टेक्स पर। तो आपने कहा कि इंफॉर्मेशन जाकर के कहां पहुंची, ऑडिटरी कॉर्टेक्स पर। और ये जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ये पाया जाता है ब्रेन के टेम्पोरल लोब में। सेरिब्रम का टेम्पोरल लोब है, तो सेरिब्रम का टेम्पोरल लोब। और जब ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंचेगी तो यहां इंफॉर्मेशन पहुंचने पर अब क्या होगा, साउंड को एनालाइज किया जाएगा। तो अब साउंड को अपन ने क्या किया, एनालाइज कर लिया। तो अपन ने कहा कि नाउ द साउंड इज एनालाइज्ड और इस तरीके से हियरिंग का काम पूरा होता है। अब यहां कुछ बातें और समझ लेंगे। पहला देखिए, अगर हमने अपने घर में ही देखा हो तो हमारे घर में जो एल्डरली पीपल है यानी घर में ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, तो उन लोगों की कुछ की केस में क्या होता है कि एज बढ़ने पर सुनाई देना कम हो जाता है। आप धीरे जब बोलते हैं तो वो नहीं सुन पाते, फिर आपको कहा जाता है थोड़ा सा और तेज बोलो। ऐसा क्यों होता है, तो उम्र बढ़ने पर जो ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन बेटा थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक, अगर ये बेसिलर मेम्ब्रेन हार्ड हो गई तो इसके हार्ड होने पर क्या अब इसमें वाइब्रेशन इतनी आसानी से होगा, नहीं। और वाइब्रेशन अगर इसके अंदर इतनी आसानी से नहीं हुआ तो रिजल्टेंट क्या हमें सुनाई देगा, नहीं। तो एज बढ़ने पर हियरिंग एबिलिटी का जो लॉस है इट इज ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। दूसरी बात, आप देखें अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड को हम कैसे एनालाइज करते हैं।
पहला मैं मान लेता हूं एक साउंड वेव आई, जिस साउंड वेव की वेवलेंथ कंपेटिबली ज्यादा है। जब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो ये वाली जो साउंड है, ये साउंड मान लो बेटा ऐसे करके, ये इसकी वेवलेंथ है। इस साउंड की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन के इतने पार्ट एक्टिवेट हुए या इतने पार्ट से सिग्नल गया। दूसरी साउंड वेव आती है जिसकी वेवलेंथ कंपेटिबली ज्यादा है। अब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो दूसरी जो साउंड वेव आई, ये साउंड वेव अगर आप देखें तो ये साउंड वेव आपका यहां बेसिलर मेम्ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट कर रही है। तीसरी वेव साउंड वेव आती है जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है। जब अगर कम है तो ये साउंड वेव बस ऐसे करके चलेगी, तो ये क्या होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन के डिफरेंट पार्ट को स्टिमुलेट करेगी। तो बेसिलर मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट स्टिमुलेट हुए या ऑर्गन ऑफ कोर्टी में कौन कौन से पार्ट से इंफॉर्मेशन आई, इस बेसिस पर ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है कि आने वाली साउंड लो पिच है या फिर हाई पिच। लो पिच का मतलब बताएं, वेवलेंथ ज्यादा या कम। लो पिच का मतलब होता है वेवलेंथ ज्यादा, पिच का मतलब होता है हाइट, ये साउंड वेव की हाइट कितनी है। अगर लो पिच है मतलब हाइट कम है, अगर हाइट कम है तो यानी कि वेवलेंथ ज्यादा। हाई पिच का मतलब हुआ हाइट ज्यादा, तो वेवलेंथ कंपेटिबली कम। तो अपन ने कहा कि अलग अलग वेवलेंथ की साउंड को सुनना, इसके लिए बेसिलर मेम्ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स रेस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, लाउड साउंड पे बात करें तो पहली कंडीशन, आवाज बहुत तेज है और लंबे समय के लिए है। जैसे मान लेते हैं डीजे की आवाज, तो उस केस में क्या होता है कि आपके टिम्पैनम के पास एक मसल पाई जाती है जिसको बोलते हैं टेंसर टिम्पैनी। ये मसल टिम्पैनम को लूज कर देती है। जब अगर टिम्पैनम लूज होगा तो उतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा। और स्टेप्स के पास एक मसल है जिसे बोलते हैं स्टेपीडियस मसल, बॉडी की सबसे पतली मसल कही जाती है। ये स्टेपीडियस मसल स्टेप्स को ओवल विंडो से दूर कर देती है। अपन ने क्या कहा, कितनी मसल है, दो। कौन कौन सी मसल्स की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा टेंसर टिम्पैनी। ये क्या करेगा, टिम्पैनम को रिलैक्स करा देगा, लूज करा देगा। ठीक। स्टेपीडियस, इसने स्टेप्स को और पीछे खींच लिया, तो इसकी वजह से ओवल विंडो में वाइब्रेशन कम होगा। रिजल्टेंट, बाहर साउंड तो ज्यादा आ रही थी पर आपके इंटरनल ईयर को डैमेज से बचा लिया। दूसरा केस, लाउड साउंड है पर ये बहुत कम टाइम के लिए आई, जैसे कि कोई गन शॉट या किसी फायर क्रैकर की आवाज। जब अगर ऐसा कुछ होगा तो उस केस में साउंड के ट्रेवल करने की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड, जबकि नर्व इंपल्स के ट्रेवल करने की स्पीड लगभग 150 के आसपास है। यानी कि साउंड ट्रेवल करता है ज्यादा तेज। तो इससे पहले कि ये रिफ्लेक्सेस काम कर पाए, ज्यादातर जो साउंड वेव है वो सीधे कहां चली जाएगी, इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर में गई तो अब ये कॉकलिया में पहुंच करके कॉकलिया के अंदर क्या करेगी, खलबली मचा देगी। और कॉकलिया में अगर इसने खलबली मचाई तो इसकी वजह से काफी देर तक यहाँ पे फ्लूइड्स वाइब्रेट करते रहते हैं। जब काफी देर तक फ्लूइड वाइब्रेट करते हैं तो हमें काफी लंबे समय तक एक जैसी आवाज सुनाई देती है। या जैसे अगर अपन बात करें, एक तो हुआ गन शॉट या फायर क्रैकर के केस में, या मान लो अगर किसी ने तुम्हारे कान पे थप्पड़ मारा, ठीक, तो उस केस में क्या हुआ, अब आप समझो, यहां पे जितनी भी एयर है वो पूरी एयर को इकट्ठा करके एक साथ आपके ईयर में पहुंचा दिया। जब ईयर में पहुंचा तो टिम्पैनम के पास तो बहुत ज्यादा एयर पहुंच गई ना, तो टिम्पैनम बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेगा। जब वाइब्रेट करेगा तो लंबे टाइम तक एक जैसी ही आवाज आती रहती है। अब एक और लास्ट बात कि यहां इस राउंड विंडो का काम क्या है, ये क्या करती है। तो बच्चे आप जानते हैं, एनर्जी को न तो आप प्रोड्यूस कर सकते और न ही आप खत्म कर सकते हैं। अब अगर मान लो यहां जब एनर्जी आई और इन फ्लूइड्स के अंदर वाइब्रेशन हुआ, वेव जनरेट हुई, तो अब वो काइनेटिक एनर्जी बाहर डिसिपिएट भी होनी चाहिए। तो इसे बाहर डेसिपिएट कराना काम किसका होता है, राउंड विंडो का। यानी कि जब राउंड विंडो इसकी वजह से वाइब्रेट करेगी तो अब यहां से एनर्जी कहां चली जाएगी, मिडिल ईयर में। जब मिडिल ईयर में पहुंचेगी तो मिडिल ईयर को तो अब कोई नुकसान होना नहीं है,
तो अब ये एनर्जी कहां पर पहुंच गई जाकर के आपका मिडिल ईयर के पास। तो क्या इतनी बात समझ में आई? अभी काम करेंगे हम, जो है एक बार एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़ेंगे। रादर मैं कहूंगा आज पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी एक बार फिर वापस से अपन पढ़ेंगे। पढ़ के साथ में एक कागज अपन लेके बैठेंगे, जिसमें अपन नोट करते जाएंगे कि मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत आई, मुझे कहाँ कहाँ समस्याएं आई। वो कल अपन उस पर एक बार बात कर लेंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर, यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या बेटा? रिसेप्टर जो बात कर रहा है वो जो अपन ने सेंसरी हेयर सेल कही ना, तो भाई सेंसरी हेयर सेल ही यहाँ रिसेप्टर है। हाँ। अच्छा, ये बेटा किसी बच्चे का छूट गया है क्या? तुम्हारा है?